नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल इको साइंस में। तो आज हम लोगों को एनाटॉमी में पार्ट 3 कवर करना है। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने सिंपल टिश्यू के बारे में समझा था। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में हम लोग किसके बारे में समझेंगे? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, तो आपने करना क्या है? ओल्ड एनसीईआरटी की रीडिंग और लेक्चर खत्म होने के बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो अब मेरे को बताओ कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता क्या है। तो ऐसे टिश्यू जो मोर देन वन काइंड ऑफ सेल से बने हो उसे क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। जैसे पिछले लेक्चर में बताया था ना कि सिंपल टिश्यू क्या होता है कि इफ टिश्यू इज मेड अप ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स देन इट इज सिंपल टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या हो जाएगा? मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, तो किससे बना रहता है? मेड अप ऑफ, साथ साथ लिखते जाएंगे क्योंकि लिखने का भी कंटेंट बहुत है। मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ या वन टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है, अगर आप पार्ट 1 प्रीव्यू देखे होंगे तो मैंने आपको बताया था फिर कॉम्प्लेक्स टिश्यू फर्दर डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, जाइलम और फ्लोएम। तो वही वाला फिर से आप बना लीजिए क्योंकि वो काम देगा भी आपको। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू फर्दर डिवाइड होते हैं दो पार्ट में, दैट इज जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं जाइलम में कौन कौन से पार्ट हम लोग को पढ़ना था। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। क्या क्या थे? ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। वैसे ही फिर फ्लोएम में 4 पार्ट हुआ करते थे। क्या क्या था? सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और लास्ट क्या था? फ्लोएम फाइबर। ठीक है, हम लोग सबके बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे। पहले ये समझते हैं हम लोग कि इसमें ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा में ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम फाइबर के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं। मतलब ये डेड सेल से बने रहते हैं। किससे बने रहते हैं? ये तीनों डेड सेल से। अच्छा, व्हाट अबाउट जाइलम पैरेन्काइमा? तो अगर पैरेन्काइमा नाम से ही दिख रहा है इसका मतलब ये किससे बने होंगे? लिविंग सेल से बने होते हैं। ये किससे बने रहते हैं? लिविंग सेल से। ठीक है, तो ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर ये डेड सेल से बने रहते हैं और पैरेन्काइमा नाम देखते ही आपको समझ जाना है कि ये लिविंग सेल से बने रहते हैं। अच्छा, इधर सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल और फ्लोएम पैरेन्काइमा ये तीनों लिविंग सेल से बने रहते हैं। और फ्लोएम फाइबर याद होगा आपको स्क्लेरेन्काइमा में स्क्लेरिड्स और फाइबर, तो ये फाइबर किससे बने रहते हैं? ये डेड सेल से बने रहते हैं। ठीक है, मतलब जाइलम का 3 पार्ट वो डेड सेल से बना रहता है और फ्लोएम का 3 पार्ट वो लिविंग सेल से बना रहता है और जाइलम का आखिरी पार्ट जो पैरेन्काइमा है वो लिविंग सेल से बना रहता है और फ्लोएम का जो फाइबर वाला पार्ट है वो डेड सेल से बना रहता है। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 जाइलम से लेके आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, लिखते रहिए साथ साथ में। चलो चलिए, तब हम लोग को अब स्टार्ट करना पहला जाइलम। तो जाइलम क्या होता है? इसके 2 फंक्शन होते हैं। एक तो वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना और दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्या बोला? ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। तो जाइलम क्या करता है? इट ट्रांसपोर्ट्स water and minerals usually from root to other plant parts। ठीक है, रूट से और प्लांट पार्ट्स तक वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करना जाइलम का काम है। ऑल्सो इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, एक तो ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और दूसरा ये वाटर और मिनरल का ट्रांसपोर्ट करते हैं रूट से अदर प्लांट पार्ट्स तक। ठीक है, अच्छा, अब इसका सबसे पहला टॉपिक हम लोग को स्टार्ट करना है वो है ट्रैकिड्स।
तो सबसे पहले ट्रैकिड्स दिखता कैसा है? तो एनसीईआरटी बोलती है दिस आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक सेल्स विथ टैपरिंग एंड, और डेड सेल्स तो होंगे ही, तो कैसे लिखेंगे इसको? ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल्स with टैपरिंग एंड, जिनका एंड कैसा होगा? टैपरिंग एंड। बेसिकली कुछ इस टाइप से दिखते हैं ये इनका स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, आगे क्या इंपॉर्टेंट बात है वो याद रखना है आपको कि ट्रैकिड्स एंड वेसल्स आर मेन वाटर कंडक्टिंग सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एनसीईआरटी क्या बोलती है कि ट्रैकिड्स एंड वेसल्स, इसी बात वेसल्स आएगा, आर मेन वाटर कंडक्टिंग सिस्टम इन फ्लावरिंग प्लांट्स या एंजियोस्पर्म इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कैसे होते हैं? मेन वाटर कंडक्टिंग सिस्टम होते हैं। अच्छा, एक लाइन और एनसीईआरटी लिखती है कि जो ट्रैकिड्स का इनर लेयर होता है ना, जो ट्रैकिड्स का इनर लेयर ऑफ सेल वॉल जो होता है उसकी थिकनिंग होती है जो फॉर्म में वेरी करती है। क्या लिखते हैं कि इनर लेयर ऑफ सेल वॉल have thickening which vary in form। मतलब जो सेल वॉल का इनर लेयर होता है उनकी थिकनिंग होती है जो फॉर्म में वेरी करता है। अच्छा, अब यहां से दो सवाल उठते हैं कि फॉर्म में क्यों वेरी करता है और क्या फॉर्म वेरी करता है। ठीक है, तो अगर क्यों की अगर जवाब दिया जाए तो होता है बेस्ड ऑन लिग्निन डिपोजिशन के ऊपर उनकी थिकनिंग वेरी करती है। और उनका क्या क्या फॉर्म होता है? तो उनका फॉर्म होता है एन्युलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट और पिटेड। ये इनका फॉर्म होता है। और क्यों शो करता है फॉर्म? क्योंकि वो लिग्निन के डिपोजिशन पे डिपेंड करता है। लेकिन आपको इस बार इतना पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी केवल यहां से यहां तक लिखती है कि इनर लेयर ऑफ सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन फॉर्म। उसने वजह नहीं बताया कि लिग्निन डिपोजिशन, और ये वाली चीज नहीं लिखी है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, याद करना तो करो, नहीं तो बस सिंपल बताया था क्यों ऐसा होता है। ठीक है, तो ये था ट्रैकिड्स के बारे में। क्या था फिर समझ लेते हम लोग कि इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, डेड सेल से बना होता है और टैपरिंग एंड होता है। ट्रैकिड्स और वेसल्स मेन वाटर कंडक्टिंग सिस्टम होते हैं विद इन एंजियोस्पर्म या फ्लावरिंग प्लांट्स। और जो इनर लेयर ऑफ सेल वॉल होता है हैव अ थिकनिंग व्हिच वेरी इन फॉर्म। क्यों? क्योंकि लिग्निन डिपोजिशन पे बेसिस होता है। और अगला क्या क्या फॉर्म हो सकता है? तो वो एनुलर हो सकता है, स्पाइरल हो सकता है, स्क्लेरिफॉर्म होता है, रेटिकुलेट या पिटेड हो सकता है। ठीक है, ये था ट्रैकिड्स के बारे में कुछ बातें। लिख लो जल्दी से, लिख लिया? ठीक है, अब स्टार्ट करना हम लोग को वेसल्स। अच्छा, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये भी सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। क्या बोला? दिस आर सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या बात इंपॉर्टेंट है कि वेसल्स हैव अ वेसल मेंबर। क्या बोला? कि वेसल हैव वेसल मेंबर्स। अच्छा, और ये वेसल मेंबर आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं? तो कनेक्टेड थ्रू परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। ठीक है, वेसल मेंबर विच आर connected to each other by perforation in their common wall। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कितना मैं लिखवा क्यों रहा हूं? क्योंकि ये सारा कंटेंट ओल्ड एनसीईआरटी में है। तो अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी खोलोगे और ये चीज आप कॉपी में लिखे रहोगे तो आप एक कॉन्फिडेंस आना है। ठीक है, इस वजह से ना लिखवा रहा हूं।
तो वेसल्स के पास वेसल मेंबर होते हैं और वो आपस में कैसे कनेक्ट होते हैं? बाय द परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल। अच्छा, अगले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके रिलेटेड वो क्या है कि वेसल्स आर absent in जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में वेसल absent होते हैं and presence of vessel is characteristics feature of angiosperm। फिर सुनो कि vessels are absent in gymnosperm and presence of vessel is characteristics feature of किसका? angiosperm। तो वही लिखेंगे and presence of vessels is characteristics feature of एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म में वेसल नहीं पाया जाता है और वेसल का प्रेजेंट होना एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर था। और मेन वाटर कंडक्टिंग सिस्टम कौन था एंजियोस्पर्म में? ट्रैकिड्स और वेसल्स। तो ये थी वेसल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें, आप देख लो इसमें। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगला जाइलम फाइबर। लिख लिया? चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जाइलम फाइबर। अच्छा देखिए क्या बात है ना कि ये सब चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, तो रटने का भी एक लिमिटेशन होता है। तो सबसे पहला काम और सबसे बेसिक काम होता है कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी को समझ लें, उसे पहले याद कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। तो पहला मेरा टारगेट ये है कि आप पहले एनसीईआरटी की अंडरस्टैंडिंग कर लें, उसके बाद फिर अगर जरूरत पड़ेगा तो एडवांस लेवल पे जाएंगे, अभी फिलहाल उसकी जरूरत नहीं है। तो जाइलम फाइबर की एक स्ट्रक्चर दिखा जाएगा तो कैसा होता है, ये भी हाईली थिकेंड डेड सेल्स से बने होते हैं। बस सिंपल इतना, क्या? हाईली थिकेंड डेड सेल से बने होते। बस आपको स्टेटमेंट लिखना, लिखो मेड अप ऑफ हाईली थिकेंड डेड सेल्स, ठीक है। अच्छा फिर आगे लिख सकते हो विथ लिग्निफाइड वॉल, इसमें जो इंपॉर्टेंट बात क्या थी वो है कि जाइलम फाइबर में ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन का प्रेजेंस होता है। क्या? जाइलम फाइबर में ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। ल्यूमेन मतलब क्या होता है? बेसिकली सेंट्रल स्ट्रक्चर। तो ऑब्लिटरेटेड मतलब क्या होता है कि इसमें लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर जाइलम फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट का फंक्शन प्रोवाइड करता है। लिग्निन का डिपोजिशन सेंटर में बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से उसे कहता है ऑब्लिटरेटेड, और फिर क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे पीवाईक्यू में ऐसा सवाल आ चुके हैं कि जाइलम फाइबर का फंक्शन क्या है, या कि ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन किसमें पाया जाता है, किसमें पाया जाएगा? जैसे ऑप्शन दिया ट्रैकिड, वेसल, जाइलम पेरेन्कियम और जाइलम फाइबर। तो जाइलम फाइबर में याद रखना कि ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन पाया जाना। ये आप स्टेटमेंट बिल्कुल याद रखिएगा कि ये चीज किसमें पाई जाएगी? जाइलम फाइबर में पाई जाएगी। क्या? ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। तो ये बात थी जाइलम फाइबर से के रिलेटेड इंपॉर्टेंट। अब स्टार्ट करना हम लोग अगला अपना जाइलम पैरेन्काइमा। अच्छा पैरेन्काइमा है तो लिविंग सेल से बना होगा, सिंपल सी बात है। तो क्या बताओगे? मेड अप ऑफ थिन लिविंग सेल विथ सेलुलोजिक वॉल। ठीक है, सेलुलोजिक वॉल। इनका सेल वॉल किससे बना रहता है? सेलुलोज से बना रहता है जाइलम। अगर आप इसका सेल वॉल की बात करोगे जाइलम पैरेन्काइमा का, वो किससे बना रहेगा? सेलुलोज से बना रहेगा। एक बात ये इंपॉर्टेंट। अगला, ये फूड को स्टोर करेगा। अच्छा अगर ये फूड को स्टोर करेगा तो किस फॉर्म में करेगा? तो स्टार्च और फैट या टैनिन। क्या याद रखना किस फॉर्म में करेगा? स्टार्च ऑब्लिक फैट कॉमा टैनिन्स। क्योंकि अभी आप कंफ्यूज मत होना, आगे जब फ्लोएम पैरेन्काइमा बताऊंगा तो उसमें भी फूड स्टोरेज होगा, उसमें किस फॉर्म में होगा इसके साथ कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो ये फूड को स्टोर करेगा किस फॉर्म में? स्टार्च ऑब्लिक फैट और टैनिन। और एक और बात एनसीईआरटी लिखती है कि रेडियल, ध्यान सुनना, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। क्या? रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर, रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे
पैरेन्काइमेटस सेल्स। अभी स्टेटमेंट बताने बैठूंगे तो इसमें अपने आप बहुत समय लग जाएगा कि ये ट्रांसपोर्ट एक चैप्टर था आपके में जो कर चुका है, उससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये बताता था, लेकिन अब कट गया तो कोई जरूरत नहीं बताने का। आपको बस इतना याद रखना है कि रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। जैसे जाइलम फाइबर में क्या याद रखना था कि दे हैव ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, वैसे ही रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटस सेल्स। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फूड किस फॉर्म में स्टोर कर सकता है, ये बात इसमें इंपॉर्टेंट है, उसको आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी अगर पैरेन्काइमा है तो लिविंग सेल होगा, लिविंग सेल होगा उनका सेल वॉल सेलुलोज से बना होगा, ये सब तो बहुत कॉमन और बेसिक सी बातें थी। ठीक है, तो ये था जाइलम से रिलेटेड सारी बातें। अब एक टॉपिक जाइलम में और बचा हुआ है, लिख लो इसको फिर बताता हूं। लिख लिया? चलो चलिए, तो फिर एक टॉपिक और स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग याद रखते हैं प्राइमरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम क्या होता है कि प्राइमरी ग्रोथ के दौरान जो बन गया वो प्राइमरी जाइलम ही होता है। अब इसके दो पार्ट होते हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रख लेना इसको कि प्राइमरी जाइलम के दो पार्ट हुए, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। अब का आपको पता होना चाहिए किसका बेसिस क्या है, भाई किस बात पे इसको डिवाइड किया, प्रोटो के मेटाजाइलम। ऑक्यूरेंस के बेसिस पे डिवाइड किए कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया। इसका बेसिस क्या था? ऑक्यूरेंस, कौन पहले आया और कौन बाद में है, उससे रिलेटेड था प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। तो जो प्रोटोजाइलम है ये फर्स्ट फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है? ये बनता है लेटर ऑन। ठीक है, लेटर ऑन फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम, मतलब पहले बनता है प्रोटोजाइलम, उसके बाद बनता है मेटाजाइलम। बस इतना याद रखना है आपको, प्रोटोजाइलम पहले ही प्रोटोजाइलम बनेगा फिर मेटाजाइलम बनेगा, और ये दोनों किसके पार्ट होंगे? प्राइमरी जाइलम के पार्ट होंगे। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो आपको आगे भी काम देगी, उसको आपको याद रखना। और ये कंफ्यूजिंग भी होता है थोड़ा बहुत, लेकिन ये होना नहीं चाहिए कंफ्यूजिंग। ठीक है, लिख ले इसको। चलो, तो इसी से रिलेटेड कुछ बातें हैं, पहले समझ लेते हैं हम लोग कि स्टेम के अंदर होता क्या है। प्रोटोजाइलम, बेसिकली मैं प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम का अरेंजमेंट बता रहा हूं आपको। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम हो गया, ये बता रहा हूं मैं स्टेम में। कैसे बता रहा हूं? स्टेम में। देखो, तो स्टेम में क्या होता है कि जो प्रोटोजाइलम होता है वो सेंटर में पाया जाता है या पिथ में पाया जाता है, और जो मेटाजाइलम होता है वो पेरिफेरल मतलब बाहर वाले रीजन में पाया जाता है। ये कहां पाया जाएगा? सेंटर ऑब्लिक पिथ। और जो मेटाजाइलम होता है वो पेरिफेरी में पाया जाता है। तो ऐसा अरेंजमेंट जिसमें प्रोटोजाइलम सेंटर में पाया जाए, मेटाजाइलम पेरिफेरी में पाया जाए, उस अरेंजमेंट को इंडार्क या इंडार्च बोला जाता है। कुछ भी बोलिए, इंडार्क बोलो चाहे इंडार्च बोलो। तो स्टेम में हमें कौन सा अरेंजमेंट देखने को मिलता है? बेसिकली इन डार्क या इन डार्च अरेंजमेंट, जिसमें प्रोटोजाइलम सेंटर पे आएगा और मेटाजाइलम पेरिफेरी पे आएगा। अच्छा, अब रूट में देख लो क्या समस्या आती है। रूट में देखो, रूट में भी वैसे देख लो, प्रोटोजाइलम क्योंकि अरेंजमेंट का ही बेसिस है सारा, और मेटाजाइलम, इनका पोजीशन। अब देखो, ये समझ गए। अब जो प्रोटोजाइलम होगा वो पेरिफेरी पे चला जाएगा, और जो मेटाजाइलम होगा वो कहां जाएगा? सेंटर पे आएगा। क्या बोला कि जो प्रोटोजाइलम है ये चला गया पेरिफेरी में, और जो मेटाजाइलम रहा वो आ गया सेंटर में या पिथ में। तो ऐसा अरेंजमेंट जिसमें प्रोटोजाइलम पेरिफेरी में और मेटाजाइलम सेंटर पे आ जाए उसे क्या बोलते हैं? एक्सार्क या एक्सार्च अरेंजमेंट। ठीक है, तो रूट में हमें क्या देखने को मिलता है? एक्सार्क या एक्सार्च, जो कहो। अच्छा, अब कंफ्यूजन इसमें होता है कि अभी ढेर सारा जब टॉपिक याद कर लोगे पेपर देने जाओगे तो यही भूल जाता है आदमी कि इंडार्क में क्या था और एक्सार्क में क्या था। देखो, आप एक चीज पकड़ के चलो, पहले मैं प्रोटोजाइलम पे अपना सारा फोकस करूंगा। ठीक है, केवल प्रोटोजाइलम पे फोकस करूंगा, और हमारा जो मेन टॉपिक है वो इंडार्क और एक्सार्क ही है। अब हम एग्जाम में याद रखना है कि इंडार्क होगा कि एक्सार्क होगा। आप एक बात बस उठा के चलो, वो है प्रोटोजाइलम। मुझे बस इतना याद होना चाहिए कि अगर प्रोटोजाइलम सेंटर में है तो इंडार्क अरेंजमेंट, बात खत्म।
कि अगर ये सेंटर पे होगा तो आपको पता होना चाहिए पेरिफेरी पे ही होगा, उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो अगर ये प्रोटोजाइलम सेंटर पे है, मैंने बोला कि अगर प्रोटोजाइलम सेंटर पे है तो मैं बोल रहा हूं उसको आप याद रख लो इंडार्क या इंडार्च। बस एक ही चीज आप याद रखो, कुछ मत दूसरा याद रखो। प्रोटोजाइलम सेंटर में है तो उससे आप इंडार्क या इंडार्च याद रख लिया। अच्छा, अगर अब ये प्रोटोजाइलम चला गया पेरिफेरी पे, अब बताओ कौन सा अरेंजमेंट होगा? बिना देखे बताओ, ये सोचो क्या होगा? वो एक्सार्क अरेंजमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक सिनेरियो केवल इमेजिन करना है कि प्रोटोजाइलम सेंटर में है, वो इंडार्च अरेंजमेंट है, तो मेटाजाइलम अपने आप कहां जाएगा? पेरिफेरी पे आ जाएगा। और अगर प्रोटोजाइलम अब पेरिफेरी पे चला गया तो ये बात सीधी साधी है कि मेटाजाइलम कहां आ जाएगा? सेंटर पे। तो ऐसा अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? एक्सार्च अरेंजमेंट। तो कल आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रोटोजाइलम को सेंटर पे मान के बैठ जाओ, उसे बोल लो इंडार्क अरेंजमेंट, बाकी कोई भी सिनेरियो आएगा अपने हिसाब से बदल देना, क्योंकि अगर ये पेरिफेरी पे आ गया तो एक्सार्क अरेंजमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये बस अभी इंडार्क और एक्सार्क सेलेक्ट, क्योंकि अभी और सारे कंडीशन होते हैं, केवल इंडार्क और एक्सार्क नहीं होता है, और सारा भी अरेंजमेंट होता है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में ये दो बताया गया, बस इसे दो याद कराने के लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, फिर से सुन लो कि इन दोनों को याद करने के लिए, केवल इन दोनों को मैं बोल रहा हूं कि प्रोटोजाइलम को आप सेंटर में मान के बैठो और उसे इंडार्क याद कर लो। अब जितना सिनेरियो बदलेगा अपने हिसाब से कर लेना, कि अगर ये सेंटर से चला गया पेरिफेरी पे तो अपने आप एक्सार्क अरेंजमेंट आ गया, मेटाजाइलम से क्या मतलब हमें? ठीक, तो ये था इससे रिलेटेड। अब मैं फिर से बता रहा हूं, इंडार्क एक्सार्क से भी आगे होता है कुछ, वो नहीं बता रहा मेरे को अभी। ठीक है, एनसीईआरटी में इतना दिया हुआ है तो इसे याद कराने के लिए बता रहा हूं। ठीक, चलो लिख लिया ये। अब हम लोग को पढ़ना है फ्लोएम, कर लो इसे। चलो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्लोएम। तो जैसे जाइलम जो था वो वाटर और मिनरल का कंडक्शन कर रहा था, वैसे ही फ्लोएम क्या करेगा? फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। तो ट्रांसपोर्ट फूड यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट्स। लीव्स से अदर प्लांट पार्ट्स तक जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, अच्छा एक मिनट, वर्ड लिख रहा हूं, बाई डायरेक्शनल फ्लो। इसका मतलब क्या होगा आप समझो पहले। अगर फ्लोएम है, लीफ से जो है खाना ऊपर भी जा सकता है और रूट तक भी आ सकता है, अलग अलग तरीके से जा सकता है। तो ये यूनी मतलब एक डायरेक्शन में तो नहीं जाएगा, बाई मतलब मल्टीपल डायरेक्शन में जाएगा वो फूड। जैसे ये लीफ है तो यहां से खाना ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, तो यूनी डायरेक्शन फ्लो तो नहीं हो सकता। अब मेरे को जाइलम के केस में बताओ, अगर रूट है, ये रूट है और रूट से अगर खाना जा रहा है तो ऊपर ही जाएगा, रूट से नीचे तो नहीं जाएगा। तो जाइलम के केस में क्या रहेगा? यूनी डायरेक्शनल, और इसमें क्या रहेगा? बाई डायरेक्शनल। ठीक है, बस ऐसे लिखा था, समझा दिया कि बाई डायरेक्शनल, समझ गए ना, इसमें याद नहीं करना कुछ भी। फ्लोएम के केस में बाई डायरेक्शनल फ्लो आएगा कि लीफ से जो खाना है वो ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, और जाइलम के केस में रूट से ऊपर ही जाएगा, रूट से नीचे तो जाएगा नहीं, तो यूनी डायरेक्शनल फ्लो होगा। ठीक है, ये बातें थी कुछ इंपॉर्टेंट से रिलेटेड। चलो अपने टॉपिक फोकस करते हैं हम लोग। एनसीईआरटी लिखती है कि जो फ्लोएम होता है एंजियोस्पर्म में, फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट, दैट इज सेप ट्यूब। मैं कंपेनियन सेल को सीसिस दिखा दे रहा हूं, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोला कि फ्लोएम इन एंजियोस्पर्म? इसका मतलब जिम्नोस्पर्म में कुछ डिफरेंस होगा। तो उसमें क्या होता है जिम्नोस्पर्म के केस में, तो जिम्नोस्पर्म हैव या कंटेन्स, जिम्नोस्पर्म का क्या होता है? सीड सेल और एल्बुमिनस सेल। तो जिम्नोस्पर्म कंटेन्स सीड सेल एंड albuminous cell, and they lack sieve tube and companion cell। तो जिम्नोस्पर्म के पास सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं पाया जाता है, फिर क्या पाया जाता है? सीव सेल और एल्बुमिनस सेल। तो ध्यान देना कि अभी तक हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम को जब कंबाइन किया तो जिम्नोस्पर्म के पास 3 चीज नहीं पाई गई। क्या क्या था वहां पे? वो वेसल नहीं पाया गया, सीव ट्यूब नहीं पाया गया और कंपेनियन सेल नहीं पाया गया।
वेसल तो उधर खत्म, यहाँ पे सेप ट्यूब की जगह सीव सेल पाया गया और कंपेनियन सेल की जगह एल्बुमिनस सेल पाया गया। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट बात थी कि इसके पास क्या होता है, सीव सेल और एल्बुमिनस सेल इंस्टेड ऑफ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। चलो तब आगे बढ़ाते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपना टॉपिक, वो है सीव ट्यूब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको, सीव ट्यूब को। सीव ट्यूब ये भी कैसे होता है, दे आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अरेंज्ड लॉन्गिट्यूडनली। आराम से, क्या, दे आर लॉन्ग इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कर लो आराम से, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज्ड। ये कैसे अरेंज्ड होते हैं, लॉन्गिट्यूडनली। अच्छा, अब सीव ट्यूब के पास होता है सीव ट्यूब एलिमेंट। क्या होता है, सीव ट्यूब एलिमेंट। और होता है क्या इसमें कि इंड वॉल जो इसका होता है, इंड वॉल ऑफ एसटी मतलब सीव ट्यूब एलिमेंट है ना, सीव ट्यूब एलिमेंट, इंड वॉल ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट perforated in sieve like manner to form sieve plate। क्या होता है, सीव ट्यूब में जो इंड वॉल होते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट के, उस सीव लाइक मैनर परफोरेटेड मतलब पोर का फॉर्मेशन करता है थोड़े थोड़े, जिससे वो सीव प्लेट का फॉर्मेशन करता है। अब इसका क्या होता है, अब इसका अगर ट्रांसपोर्टिंग प्लांट पड़ता है तो उसमें फ्लोएम सैप पता चलता है, फिर आपको पता चलता है कि सीव ट्यूब जो होते हैं कैसे फूड का कंडक्शन करते हैं क्रॉस द प्लांट्स। अब वो टॉपिक ही कट गया तो उसमें बहुत कुछ बताने का रहा नहीं, तो आप याद कर लो कि इंड वॉल ऑफ सीव ट्यूब एलिमेंट इज परफोरेटेड इन सीव लाइक मैनर टू फॉर्म सीव प्लेट। अच्छा, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि दे कंटेन्स डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज वैक्यूल बट लैक्स न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, तो क्या बोला मैंने, दे कंटेन्स dense cytoplasm and large vacuole, dense cytoplasm or large vacuole but lacks nucleus। तो इनके पास क्या नहीं पाया जाता, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इस वजह से ये कंपेनियन सेल के साथ अटैच रहते हैं। ठीक है, they are attached to या with companion cell। एक्चुअली होता क्या है, जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस होता है वो फंक्शन परफॉर्म करता है सीव ट्यूब का। ठीक है, तो कंपेनियन सेल न्यूक्लियस परफॉर्म्स या रेगुलेट्स कर सकते हो, परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब। ठीक है, तो आपको इसमें इंपॉर्टेंट क्या था याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एकदम मतलब भूलना इन इस चीज को, क्या कि इनके पास साइटोप्लाज्म और वैक्यूल तो था ही, लेकिन इनके पास न्यूक्लियस नहीं था। इस वजह से अटैच थे कंपेनियन सेल के साथ, और जो कंपेनियन सेल का न्यूक्लियस होगा वो फंक्शन परफॉर्म करेगा सीव ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर। ठीक है, मतलब इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, किसका सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल का। ठीक, तो ये बात हो गई इसका कि लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर लॉन्गिट्यूडिनल रेंज होते हैं, ये इंड वॉल इसका हो गया, साइटोप्लाज्म और लार्ज वैक्यूल होता है। ठीक, अच्छा, अब जब कंपेनियन सेल पढ़ रहे हैं तो उसको आगे हम लोग करते हैं, तब कंपेनियन सेल पढ़ना हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब आएगा अगला कंपेनियन सेल। ठीक है, तो कंपेनियन सेल क्या होता है कि स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमेटा सेल्स होता है जो अटैच होता है सीव ट्यूब के साथ। क्या, these are specialized parenchymatous cells attached with सीव ट्यूब के साथ ये अटैच होता है। अच्छा, अगली इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होती है कि ये जो प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है इनसाइड द सीव ट्यूब। क्या, कंपेनियन सेल मेंटेन द प्रेशर ग्रेडियंट इनसाइड सीव ट्यूब। क्या बोला मैंने कि मेंटेन, या पूरा स्टेटमेंट लिख लो कि कंपेनियन सेल
maintains pressure gradient inside sieve tube। तो सिव ट्यूब के अंदर प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन कौन करता है? ये कंपेनियन सेल भाई साहब करते हैं। दे मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इनसाइड द सिव ट्यूब। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये और सिव ट्यूब कैसे अटैच होते हैं। तो ये कैसे अटैच होते हैं भी लिख लेते हैं। तो सिव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल, आज किस लैंग्वेज होगी, कंपेनियन सेल आर अटैच्ड to each other by pit field present in their common longitudinal wall। तो कॉमन लॉन्गिट्यूडनल वॉल में पिट फील्ड का प्रेजेंट होता है, उसी के थ्रू सिव ट्यूब और कंपेनियन सेल आपस में अटैच होते हैं। तो बेसिकली कंपेनियन सेल का फंक्शन क्या होता है? इनका जो न्यूक्लियस होता है वो प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है इनसाइड द सिव ट्यूब, ठीक है, और ये पिट फील्ड के थ्रू कनेक्ट होता है आपस में। ये था कंपेनियन सेल, लिख लीजिए। अब हम लोग को अगला पढ़ना है क्या? फ्लोएम पैरेन्काइमा। लिख लो जल्दी से, हो गया? चलो चलिए अगला आएगा फ्लोएम पैरेन्काइमा। अच्छा, अभी फ्लोएम पैरेन्काइमा किससे बनता है? तो इनके पास ये क्या होता है? इनके पास इलोंगेटेड थिक सेल का प्रेजेंस होता है विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। क्या बोला? इलोंगेटेड लिविंग सेल का लो, अच्छा लगेगा। इलोंगेटेड लिविंग सेल विथ टेपरिंग एंड comma consist of dense cytoplasm and nucleus। इनके पास डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाया जाएगा, लिविंग सेल है ही है, ठीक है। अच्छा, फ्लोएम पैरेन्काइमा पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि फूड किस फॉर्म में स्टोर करेगा। तो फूड स्टोरेज देख लेते हैं हम लोग। फूड स्टोरेज, तो ये फूड स्टोरेज करता है इन द फॉर्म ऑफ म्यूसिलेज, लेटेक्स और रेजिन्स। म्यूसिलेज, लेटेक्स, रेजिन, वो जाइलम पैरेन्काइमा, वो टैनिन, स्टार्च और फैट। याद रखना, म्यूसिलेज, लेटेक्स और रेजिन इस फॉर्म में फूड को स्टोर करेगा। इसमें और इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ मोनोकोटिलिडन्स में एब्सेंट होते हैं। क्या? दे आर एब्सेंट इन majority of monocotyledons। ये मेजॉरिटी ऑफ मोनोकोटिलिडन्स में क्या एब्सेंट होता है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो क्या बताया मैंने? फूड स्टोरेज किस फॉर्म में करते हैं? म्यूसिलेज, लेटेक्स और रेजिन्स, और ये मेजॉरिटी ऑफ मोनोकोटिलिडन्स में एब्सेंट होते हैं। क्या? फ्लोएम पैरेन्काइमा। इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? बहुत ही कॉमन है, उसमें बहुत कुछ मेहनत नहीं करना। लिख लिया? चलो अब हम लोग को अगला पढ़ना है फ्लोएम फाइबर। तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग फ्लोएम फाइबर। फाइबर समझ में देखते समझ में आ गया आपको कि ये डेड सेल से बने होंगे, ठीक है। तो दिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। इससे बनता है ये स्क्लेरेनकाइमेटस सेल से बना होता है ये। अच्छा, इसमें अगली इंपॉर्टेंट बात क्या होती है कि जब ये मेच्योरिटी पे टिश्यू आता है, फ्लोएम फाइबर जब मेच्योरिटी पे आता है तो प्रोटोप्लाज्म को लॉस कर देगा और डेड हो जाएगा। क्या? कि एट मेच्योरिटी फ्लोएम फाइबर लॉस्ट इट्स प्रोटोप्लाज्म एंड बिकम डेड सेल। ठीक है, तो मेच्योरिटी में अपने प्रोटोप्लास्ट पे लॉस कर देंगे और ये डेड सेल की तरह बिहेव करने लगेंगे। इसमें जो और इंपॉर्टेंट बात क्या है फ्लोएम फाइबर से रिलेटेड कि फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लैक्स और हेम्प ये कॉमर्शियल यूज होता है। किसका? फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, ध्यान से देखना, फ्लैक्स और हेम्प आर कॉमर्शियली यूज्ड।
ठीक है, अब पूरा लिखोगे तो ऐसे लिख दो, फ्लोएम फाइबर ऑफ, टीएफ मतलब फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम फाइबर ऑफ जूट, फ्लैक्स और हेम्प आर कॉमर्शियली यूज्ड। अच्छा, और एक इंपॉर्टेंट बात, ये प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट रहते हैं बट सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं। क्या बताया? फ्लोएम फाइबर आर एब्सेंट। इससे पहले जो फ्लोएम पैरेन्काइमा था वो कहां एब्सेंट थे? मेजॉरिटी ऑफ मोनोकोटिलिडन्स में, और ये एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम but found in secondary phloem। प्राइमरी फ्लोएम में तो ये भाई साहब एब्सेंट होते हैं बट ये सेकेंडरी फ्लोएम में पाए जाते हैं। तो इतना ही था फ्लोएम से रिलेटेड सारी बातें। अब जल्दी से हम लोग समरी देख लेते हैं, आओ, हो गया, चलो अब जल्दी से हम लोग इसका समरी वाला पार्ट देख लें। तो समरी मैंने आपको बताया, जल्दी जल्दी देखते हैं। समरी में बताया कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या मेड अप ऑफ मोर देन वन काइंड ऑफ सेल, जिसमें जाइलम और फ्लोएम था। तो जाइलम का फंक्शन मैंने आपको क्या बताया था? सबसे पहले फंक्शन की अगर बात करें तो इनका काम पहले क्या था कि वाटर मिनरल कंडक्शन, वाटर मिनरल्स साथ साथ लिखते जाएंगे, ये समरी पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंडक्शन। और अगला क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट। फिर अगला हमने क्या बताया आपको? ट्रैकिड्स के बारे में बताया, उसके सेल्स कैसे दिखते वो बताया था। उसके बाद बताया था कि ट्रैकिड्स और वेसल्स, ट्रैकिड्स और वेसल्स ये मेन वाटर कंडक्टिंग सिस्टम है इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स में ये मेन वाटर कंडक्टिंग सिस्टम था, ट्रैकिड्स और वेसल्स, ठीक है। और इसका जो इनर लेयर ऑफ सेल वॉल जो होता है उनके पास थिकनिंग होती है जो फॉर्म में वेरी करता है, क्यों और कैसा वो मैंने आपको लेक्चर में बता दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आया था वेसल्स। वेसल के मेंबर को वेसल मेंबर कहते हैं, आपस में परफोरेशन इन देयर कॉमन वॉल, कॉमन वॉल में परफोरेशन तो आपस में जुड़ते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट बात था कि ये एब्सेंट होता है किसमें? जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में ये एब्सेंट होता है, ठीक है। और ये प्रेजेंस ऑफ वेसल ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? एंजियोस्पर्म का। एंजियोस्पर्म का क्या होता है? ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, ये एकदम इंपॉर्टेंट बात है, बुलेट पॉइंट से करते हैं हम लोग। फिर आया था जाइलम फाइबर। इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी? ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन, ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। फिर आया था जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा। उसमें क्या इंपॉर्टेंट बताया था आपको? उसमें इंपॉर्टेंट बताया था कि फूड स्टोरेज किस फॉर्म में करता है? वो स्टार्च, ऑब्लिक फैट और टैनिन के फॉर्म में करता है फूड का स्टोरेज। और अगला इंपॉर्टेंट क्या था? रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय रे पैरेन्काइमेटल सेल्स, ये इंपॉर्टेंट हो गया। अच्छा, फिर उसी के बाद लिख लिया फ्लोएम बताया था आपको। फ्लोएम, फ्लोएम का काम क्या था? फूड का ट्रांसपोर्ट करना, यूजुअली फ्रॉम लीव्स टू द प्लांट पार्ट्स, और बाई डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। इसमें सबसे पहले हमने बताया था सेप ट्यूब। सेप ट्यूब में क्या आपको बताया था? सबसे इंपॉर्टेंट बात करते सेप ट्यूब एलिमेंट वगैरह तो इंपॉर्टेंट थे ही, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह था कि इनके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए भाई साहब भी डिपेंडेंट होता है ऑन द कंपेनियन सेल, ऑन द कंपेनियन सेल। और कंपेनियन सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो सेप ट्यूब का फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब इसका न्यूक्लियस यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी बात ये प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है इनसाइड कहाँ? सेप ट्यूब। ये कोई सर्कल नहीं है, ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। सेप ट्यूब के बाद हमने क्या पढ़ा? सेप ट्यूब हो गया, कंपेनियन सेल हो गया। फिर अगला क्या था? फ्लोएम पैरेन्काइमा। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होनी चाहिए कि फूड किस फॉर्म में स्टोर करता है? वो था म्यूसिलेज, वो था म्यूसिलेज, वो था लेटेक्स, वो था रेजिन्स। और यहाँ पे किस फॉर्म में था? स्टार्च ऑफ फैट ऑब्लिक टैनिन, जरूर देखना याद में, ठीक है। उसके बाद ये क्या बताया कि मेजॉरिटी ऑफ मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, क्या लिखोगे? एब्सेंट इन कहां पे? मेजॉरिटी ऑफ मोनोकॉट्स, ठीक है, हो गया ये। चलो अगला फ्लोएम फाइबर।
टॉपिक ही छोटा ही था, लेकिन अब इतना कुछ था बताने की तो बताना पड़ेगा। अब वो कितना रिलेवेंट कितना रिलेवेंट वो आप जानो, ठीक है। फ्लोएम फाइबर, तो फ्लोएम फाइबर क्या था कि स्क्लेरल गामेटल सेल से बना था, बताया था आपको, स्क्लेरल गामेटल सेल से बना होता है ये, और मेच्योरिटी पे ही अपना प्रोटोप्लास्ट को लॉस करके डेड सेल बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि एब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम, बट पाए कहां जाएंगे, तो बट फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक, एक बात ये इंपॉर्टेंट थी। और अगला इसमें इंपॉर्टेंट क्या था फ्लोएम फाइबर में कि जूट, फ्लैक्स, हेम्प का जो फ्लोएम फाइबर होता है वो कॉमर्शियली यूज्ड होता है, कॉमर्शियली यूज्ड। अब इसी के साथ हमारा कॉम्प्लेक्स टिश्यू खत्म होता हुआ। अब हम लोग टिश्यू सिस्टम देखेंगे और उसके बाद फिर एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ के बारे में समझेंगे, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिएगा अच्छे से, चैप्टर को समझ लीजिएगा। चलते हैं, धन्यवाद।